Hello everybody, welcome to the video session. So as you all know that we have started this program जिसके अंदर आपको कम्युनिटी पोस्ट डाली जाती है और अगले ही दिन उसका जो क्वेश्चंस डाले जाते हैं उसका एक वीडियो डिस्कशन जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है. सो इट्स इंटायरली फ्री प्रोग्राम, पूरा फ्री है. कई बार बच्चों को कोई किसी तरह के डाउट्स आते हैं, ठीक है, कि कैसे करना चाहिए, क्या मैंने जो आंसर लिखा है वो सही है, क्या जो आपने स्ट्रक्चर बताया है वही हमें लिखना है, कुछ एक्स्ट्रा उनके पास कंटेंट होता है, क्या ये कंटेंट हम इंट्रो के अंदर लिख सकते हैं, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा. बहुत सारे डाउट्स होते हैं ऐसे, ठीक है. सो इन एडिशन टू दिस, अगर वो डाउट्स आपको क्लियर नहीं हो रहे हैं, आप इस नंबर के ऊपर कॉल कर लीजिए, ठीक है. इस नंबर के ऊपर कॉल करेंगे, यू विल गेट माई नंबर फ्रॉम हेयर. ये जो है वो इंस्टीट्यूशन का नंबर है, मेरा नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा. वहाँ से आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है. तो इसमें कोई इशू नहीं है कि आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, देयर इज़ समथिंग गैप और चीज़ें जो है वो बढ़ती जा रही हैं. ऐसी चीज़ें मत कीजिएगा, रादर कनेक्ट विद मी, ठीक है. आई विल बी हैप्पी टू क्लियर आउट योर डाउट्स जो भी आपको आ रहे हैं रिगार्डिंग द आंसर राइटिंग, ठीक है. वी आर हेयर टू हेल्प, लेट अस डू सो. ओके, सो लेट्स बिगिन. सो वी हैव रनिंग 2 बैचेस, 2 प्रोग्राम जो है वो चल रहे हैं. तो द फर्स्ट वन इट इज़ द एंथ्रोपोलॉजी फाउंडेशन बैच, द सेकंड इज़ द रिवीजन एंड आंसर राइटिंग प्रोग्राम. फाउंडेशन बैच के अंदर सारा कुछ करवाया जाता है, एक 360 डिग्री कवरेज लिया जाता है एक टॉपिक का, ठीक है. तो अगेन दोनों प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग दिस इज़ फॉर वेटरन, ये आपके पास फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए है. यू कैन कॉल दिस नंबर, इस नंबर के ऊपर कॉल कीजिएगा इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी, ठीक है. चलिए, सो दिस इज़ द डे 10th. डे 10th के अंदर जो आपको पहला सवाल पूछा गया था, क्रिटिकली एवेल्यूएट द एवोल्यूशन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम्स. पॉलिटिकल सिस्टम्स का एक एवोल्यूशन जो है वो आपको उसके बारे में एवेल्यूएशन करनी थी. एवेल्यूएशन अब कैसे करोगे? ऐसा तो है नहीं कि आपके पास बहुत सारे जो है वो आपके थॉट्स के ऊपर आपको एवेल्यूएशन देनी पड़ेगी कि इस तरह से जो है वो मेरे हिसाब से इस तरह से एवोल्यूशन हुआ है, ऐसा नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जो है वो आप प्लीज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए कि किस तरह से किन लोगों ने पॉलिटिकल सिस्टम का एवोल्यूशन दिया है. सो देयर आर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स जिन्होंने जो पॉलिटिकल सिस्टम का एवोल्यूशन हुआ है उसके बारे में बात की है. सो पहले इसके अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिएगा. जब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं ना, क्रिटिकली एवेल्यूएट, क्रिटिकली एनालाइज, जब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पहले मटेरियल के रिगार्डिंग आप प्लीज़ ब्रेनस्टॉर्म कर लीजिए. क्योंकि अगर आप मटेरियल के रिगार्डिंग ब्रेनस्टॉर्म नहीं करते हो तो चीज़ें बहुत डिफरेंटली चली जाती हैं. ऐसे क्वेश्चंस में जो है वो आपको एवोल्यूशन लिखना है. बहुत बार बच्चे क्लासिफिकेशन लिख देते हैं, ठीक है, बिकॉज दोनों चीज़ें काफ़ी मिलती जुलती हैं, ठीक है. लेकिन यहाँ पे आपको एवोल्यूशन लिखना है तो आंसर को जो सब्जेक्ट मैटर है वो सेम रहेगा, वैसा ही रहेगा. सब्जेक्ट मैटर के अंदर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है क्लासिफिकेशन और अगर आपने एवोल्यूशन समझाना है, बिकॉज दोनों जो क्लासिफिकेशन और एवोल्यूशन की दोनों की जो शुरुआत की है वो क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट ने की है, ठीक है. तो बेसिकली दोनों के अंदर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, बट क्वेश्चन की एक जो प्रेजेंटेशन होती है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है. सो रादर देन जस्ट स्टार्टिंग फर्स्ट, पहले कंटेंट के लिए आप प्लीज़ ब्रेनस्टॉर्म कर लीजिए. सो अगर आप कंटेंट को ब्रेनस्टॉर्म करेंगे तो आपको निकल के 2 स्कूल्स जो है वो सामने निकल के आएंगे. पहला है आपके पास क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट. क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म के अंदर जो सबसे ज़्यादा किसी ने अगर पॉलिटिकल सिस्टम्स के ऊपर काम किया है वो है आपके पास एल एच मॉर्गन. इन्होंने अगेन इरोकोज इंडियंस के अंदर जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम्स के अंदर जो है वो काम किया है, ठीक है, क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म में. फिर उसके बाद आपके पास और बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जैसे आपके पास न्यू एवोल्यूशनिज्म में आ जाते हैं. न्यू एवोल्यूशनिज्म में यू हैव मार्शल साहलिन्स,
जिन्होंने अगेन एक जो है वो क्या कहते हैं कि एक जो पॉलिटिकल सिस्टम्स का जो है वो एवोल्यूशन जो है उसको प्रोवाइड किया है मार्शल साहलिन्स ने। रादर मार्शल साहलिन्स ने एल.एच. मॉर्गन के सिस्टम को ही मॉडिफाई किया था। ठीक है, फिर इसी के अंदर जो है वो जूलियन एच स्टीवर्ट आते हैं। ठीक है, जो कि अगेन पॉलिटिकल एवोल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली ये दो स्कूल ऑफ थॉट्स के नज़रिए से आपको चीज़ों को जो है वो प्रोसेस करना पड़ेगा, चीज़ों को जो है वो समझाना पड़ेगा, एवोल्यूशन को समझाना पड़ेगा। देखो बहुत सिंपल सी बात होती है, देयर इज़ डिफरेंस, बहुत फंडामेंटल डिफरेंस होता है एवोल्यूशन और रेवोल्यूशन के बीच में। एवोल्यूशन कहता है कि जो प्रोग्रेस हुई है वो बहुत धीरे धीरे से हुई है, बहुत धीमे धीमे से प्रोग्रेस हुई है। जैसे एल.एच. मॉर्गन है, एल.एच. मॉर्गन का अगर आप एवोल्यूशनरी थ्योरी पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एल.एच. मॉर्गन बहुत ग्रेजुअलिज्म की बात कर रहे हैं, बहुत ग्रेजुअल प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं कि there was certain new innovations that were happening in the field of टेक्नोलॉजी की फील्ड की वजह से प्रॉपर्टी में ये चेंजेस आए, प्रॉपर्टी की चेंजेस की वजह से आपके पास ये चेंजेस आ गए। तो वो पूरा ग्रेजुअलिज्म की प्रोसेस की बात करते हैं। सिमिलर इज द केस ऑफ द न्यू एवोल्यूशनिस्ट। ठीक है, बट जूलियन एच स्टीवर्ट हो गए आपके पास, यू हैव कार्ल मार्क्स, ये लोग जो है, ये दोनों लोग जो है वो रेवोल्यूशन की बात करते हैं। रेवोल्यूशन क्या कहता है कि एक टाइम के ऊपर आके प्रोसेस पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम बन जाती है। पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम का मतलब कि बहुत लंबे समय तक सिर्फ एक ही प्रोसेस चलती रहती है, लोग उसके नीचे घुटते रहते हैं, लोग उसके नीचे जो है वो जिंदा रहते हैं, उसी प्रोसेस के अंदर रहते हैं। बट इवेंचुअली कुछ ऐसा हो जाता है कि एकदम डिसरप्शन होता है सारी चीज़ों का और नई स्टेज पे आप आ जाते हो। जैसे कार्ल मार्क्स जो है वो बार बार प्रोलिटेरियत रेवोल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे। जूलियन एच स्टीवर्ट की बात करेंगे, जो चाइल्ड की बात करेंगे, वो भी रेवोल्यूशन की बात करेंगे। रेवोल्यूशंस जो हैं वो पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम का नाम होते हैं, एवोल्यूशंस जो है वो ग्रेजुअलिज्म की बात करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एवोल्यूशन के बारे में बात करो। ठीक है, तो रेवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू को हम सिर्फ एक पैराग्राफ में समेट देंगे। ठीक है, चलिए इस पे ज़्यादा बात ना करते हुए अगेन मैं कहीं ना कहीं जो है वो चैनल के अंदर रेवोल्यूशन को भी समझाऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली आपने दो स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं वो इनके ऊपर बात करनी है, एक क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म के ऊपर बात करनी है, दूसरा जो है वो न्यू एवोल्यूशनिज्म के ऊपर बात करनी है। न्यू एवोल्यूशनिज्म के अंदर भी मार्शल साहलिन्स को आपने आगे रखना है। ठीक है, तो हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग पार्ट हो गया। चलिए नाउ वी विल डिवाइड द क्वेश्चन इनटू 3 पार्ट्स। अब हम सवाल को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। द फर्स्ट इज द इंट्रो पार्ट, द सेकेंड इज द बॉडी पार्ट, द थर्ड इज द कंक्लूजन पार्ट। ठीक है जी, इंट्रो पार्ट के अंदर बहुत जो है वो स्पेसिफिकली आपको लिखना है दैट बोथ द क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म एज वेल एज न्यू एवोल्यूशनिज्म हैव tried to study or have studied the evolution of the political systems। तो उन्होंने political systems के evolution को समझाने की कोशिश की है। और क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म के अंदर किसने कोशिश की है समझाने की? एल.एच. मॉर्गन। अगर एक लाइन के अंदर लिखना चाहते हो इट इज़ मोर देन वेलकम्ड। अगर आप अगली लाइन में लिखना चाहते हो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म, एल.एच. मॉर्गन हैज़ डन वर्क इन इरोकोस इंडियंस। और न्यू जो आपके पास न्यू एवोल्यूशनिज्म है तो उसके अंदर जो है वो मार्शल साहलिन्स ने काम किया है। ओके, क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म के अंदर एल.एच. मॉर्गन ने और न्यू एवोल्यूशनिज्म के अंदर जो है वो मार्शल साहलिन्स ने काम किया है। तो अब हमें ये एक कनेक्टिंग स्टेटमेंट मिल गई कि बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। पहले हम बात करते हैं एल.एच. मॉर्गन की। एल.एच. मॉर्गन ने पॉलिटिकल सिस्टम्स को इस तरह से बताया है कि आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं दे वेंट फ्रॉम दी स्टेटलेस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन टू सेंट्रलाइज्ड स्टेट पॉलिटिकल
ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्टेटलेस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह से आपके पास जो है वो एवोल्यूशन हुआ है, वो कहते हैं कि पहले जो है वो बैंड आया। ऐसे चीज़ों को लिखना है आपने कि पहले स्टेटलेस, फिर जो है वो सेंट्रलाइज बना, फिर इसी चीज़ को वो आगे समझाते हैं कि पहले जो है वो बैंड आया जब फैमिली, इन चीज़ों को लिखना है कि जब फैमिली जो है वो प्रोमिस्क्यूस थी, बिकॉज दीज आर द कॉजेज, ये कॉजेज हैं। फैमिलियल प्रोमिस्क्यूटी की वजह से यू हैड बैंड्स। फिर बैंड्स के बाद आपके पास जो है वो ट्राइब्स बननी स्टार्ट हो गई। जब आपके पास जो है वो प्रोमिस्क्यूटी से आप जो है वो पुनालुअन फैमिली की तरफ जो है वो बढ़ना स्टार्ट कर दिया आपने। देन उसके बाद धीरे धीरे स्टेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनी जब आपके पास मोनोगैमस फैमिली जो है वो, और मोनोगैमस फैमिली विद प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट जो है वो आ गया, तो आपके पास जो है वो सेंट्रलाइज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गई। ये जो है दिस इज नोन एज द अंडरलाइंग थ्योरी, ये एल.एच. मॉर्गन की अंडरलाइंग थ्योरी है। ठीक है, इस तरह से एल.एच. मॉर्गन को आपको जो है वो लिखना है। एल.एच. मॉर्गन का हो गया। नाउ वी विल डिस्कस, मैं एक बार इसको जो है वो इरेज करता हूँ। नाउ वी विल डिस्कस द पॉलिटिकल एवोल्यूशन बाय मार्शल साहलेंस। मार्शल साहलेंस का जो पॉलिटिकल एवोल्यूशन है, इट इज़ द जनरल एंड स्पेसिफिक पॉलिटिकल एवोल्यूशन। जनरल और स्पेसिफिक पॉलिटिकल और एवोल्यूशन क्यों है? क्योंकि मार्शल साहलेंस एक जनरल एवोल्यूशन की भी बात करते हैं। जनरल एवोल्यूशन क्या था? वही एल.एच. मॉर्गन वाला, कि पहले आपके पास डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, स्टेटलेस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी। देन इट मूव्ड हर जगह के ऊपर यूनिवर्सली, इट मूव्ड टूवर्ड्स द स्टेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से आपकी जो है वो एक मूवमेंट हुई है। बट ऑन द अदर हैंड उन्होंने जो स्पेशलाइज्ड एवोल्यूशन है, जो जिसके डाइवर्सिटी आई है, उसके बारे में भी बताया है। वो कहते हैं दैट समवेयर आपके पास जो है, अगर स्टेटलेस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो दो तरह के पॉलिटिकल एवोल्यूशंस जो है, दो तरह के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इवॉल्व करी हैं। द फर्स्ट इज द बैंड। बैंड कहाँ पे इवॉल्व करी है? जब आपके पास पॉपुलेशन का जो साइज है वो कम था, जो आपके पास टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट थी वो कम थी, तो वहाँ पे जो है वो आपके पास बैंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ द बुशमैन एक्सेट्रा, बुशमैन हटंटो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उनका केस आप ले सकते हैं। देन उसके बाद आपके पास जो अगली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनी है, दैट इज द ट्राइबल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। एंड जो ट्राइबल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, अगेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, उसको भी अलग अलग पार्ट्स के अंदर लिख सकते हैं। एक बनी है आपके पास जो है, यू हैव द किनशिप बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी बनी है नॉन किनशिप बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अकॉर्डिंग टू द डाइवर्सिटी ऑफ द कल्चर, लोगों ने ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो किया है, और इसी के अंदर आपके पास इसी के अंदर एडिशन करते हैं न्यो मार्क्सिस्ट लाइक गोडल। ठीक है, तो आपके पास जो है वो गॉडलेयर जैसे कुछ न्यो मार्क्सिस्ट हैं जो इसके अंदर एडिशन करते हैं, और ये बात कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके अंदर दोनों तरह के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो होते हैं। वन इज़ डोमिनेंट, जैसे किनशिप ऑर्गेनाइजेशन। अब आप अरुणटास की बात करो तो किनशिप पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे डोमिनेंट रहता है, लेकिन बाकी जो है नॉन किनशिप पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो नीचे रहेंगे, वो रिसेसिव टाइप ऑफ नीचे जो है वो काम करते रहेंगे किनशिप के नीचे। ठीक है, सो यू हैव किनशिप एज वेल एज नॉन किनशिप। तो किनशिप के अंदर अगेन दो तरह के आ जाते हैं, लीनिएज बेस्ड और क्लैन बेस्ड। नॉन किनशिप के अंदर अगेन तीन तरह के आ जाते हैं, वैसे तो चार तरह के तीन तरह के लिखते हैं, कईयों के अंदर, कई किताबों के अंदर चार तरह के लिखे हुए हैं। तीन तरह के आ जाते हैं, एज बेस्ड, क्लब बेस्ड एंड बिग मैन। ठीक है, अपने अपने इनके एग्जाम्पल्स जो है वो आप लिख दीजिएगा। देन स्टेट बेस्ड, स्टेट के अंदर
दो तरह के आ जाते हैं, चीफडम और आपके पास जो है स्टेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डेवलप्ड और मॉडर्न स्टेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से। सो जो एवोल्यूशन है वो इस तरह से हुआ है, जनरल एंड स्पेसिफिक व्यू पॉइंट से इस तरह से जो है वो चीज़ें बनी हैं। देन आपको जो है वो कंक्लूजन, अगर न्यू मार्क्सिस्ट का अलग से पॉइंट बनाना है, यू कैन मेक द पॉइंट, गुडलियर का अलग से पॉइंट आप एक बना देना। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्रिटिकल एवेल्युएशन है, तो उसके बाद आप जो है वो जूलियन एच स्टीवर्ट की बात करोगे कि इन्होंने रेवोल्यूशन की बात की है। रेवोल्यूशन की किस तरह से बात की है कि अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग टेक्नोलॉजीज होती हैं, और जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है देन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इट अब्रप्टली चेंजेस। सो रादर देन द एवोल्यूशन वी शुड स्टडी अबाउट द रेवोल्यूशन, हम रेवोल्यूशन के बारे में हमें स्टडी करना चाहिए। सिमिलर इज द डायलेक्ट्रिक मटेरियलिस्टिक अप्रोच ऑफ कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की भी सिमिलर अप्रोच है कि हर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में देर आर टू क्लासेस, दो क्लासेस बनती हैं, एक के पास रिसोर्सेज होते हैं, दूसरे के पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं। जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं वो रिबेल करती हैं अगेंस्ट द क्लासेस दैट हैव रिसोर्सेज, एंड इवेंचुअली आपके पास रेवोल्यूशन आ जाता है। ठीक है, तो देयरफॉर जो आपके पास जूलियन एंड स्टीवर्ट की बात करते हैं, चाइल्ड की बात करते हैं, या फिर कार्ल मार्क्स की बात करते हैं, वो रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर एक आध पैराग्राफ इसके ऊपर आप लिखना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू, क्योंकि ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, सो यू आर इन्वाइटेड टू गिव योर ओपिनियन। ठीक है जी, देन उसके बाद आपको जो है वो कंक्लूड करना है। ऑब्वियसली यू कैन कंक्लूड बाय कि आपके पास जो है, हेंस वी कैन से सो कि जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो होती हैं, जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का जो एवोल्यूशन है दैट अकर्स, वो होता है। और अगर आप तो जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का जो एवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन और एवोल्यूशन जो है वो आपके पास होता है। और अगर आप स्टेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को समझना चाहते हैं, उसकी वर्किंग को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, सो इस एवोल्यूशन को समझने की जो है वो ज़रूरत है। बिकॉज कहीं ना कहीं आपको आज की मॉडर्न पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में जो ग्लोबलाइजेशन के चलते अंडरलाइंग ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस आपको मिल जाती हैं। ठीक है, देन उसके बाद हाउ इज लॉ एडमिनिस्ट्रेड इन द प्रिमिटिव सिस्टम्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। देखो हाउ इज, अब ये सीधा क्वेश्चन है, अब बेसिकली आपको एग्जांपल्स देने हैं कि लॉ को जो है, लॉ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किस तरह से किया जाता है। ठीक है, लॉ के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर सबसे पहले तो ये ब्रेनस्टॉर्म कीजिए कि किन लोगों ने सबसे ज़्यादा काम किया है। तो दो लोगों का नाम जो है वो सामने आता है। एक तो हैं आपके पास लेविस, ठीक है, उन्होंने काम किया है लॉ के ऊपर, प्रिमिटिव लीगल सिस्टम्स के ऊपर। और दूसरा जो है वो आपके पास रेडक्लिफ ब्राउन है। इन दो लोगों ने खूब काम किया है लॉ के ऊपर। तो अगर हम जो है वो लॉ की बात करें तो बेसिकली आप अगर सवाल की बात करें, दिस क्वेश्चन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट, एंड देन यू हैव द कंक्लूजन पार्ट। इंट्रोडक्शन के अंदर जो चीज़ें आपने जो है वो ध्यान में रखी हैं कि इसके अंदर काम किसने किया है, लेविस ने काम किया है, रेडक्लिफ ब्राउन ने काम किया है। और दोनों का मानना है कि प्रिमिटिव सोसाइटीज़ के अंदर जो आपके पास प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हैं उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लीगल सिस्टम्स और द लॉ इन द मॉडर्न सोसाइटीज़। ठीक है, सो दोनों के अंदर काफ़ी डिफरेंसेस हैं और उन्होंने स्टेजेस को समझाया है। ठीक है, और पहली जो लॉ इन्फोर्समेंट की या फिर लॉ एडमिनिस्ट्रेशन की जो स्टेज है प्रिमिटिव सोसाइटीज़ के अंदर, दिस इज नोन एज द इनिशिएशन स्टेज। पहली स्टेज को हम कहते हैं इनिशिएशन स्टेज।
इनिशिएशन स्टेज के अंदर जैसे आपकी सोसाइटीज़ के अंदर पहले एफआईआर दर्ज करवाई जाती है, वैसे ही जो है वो इनके अंदर जो है वो पहले किस तरह से इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। सो पहली स्टेज के अंदर इवेंचुअली आपके पास जो है ये देखा जाता है कि इनिशिएशन स्टेज के अंदर दैट इंटेंशन जो है वो एक इंसान की क्या थी, वॉज इंटेंशन गुड और बैड, ठीक है, क्या इसने जो है वो सच में काम किया है या नहीं किया है। इसके अंदर जो है वो बेसिकली जो भी आपके पास आगे लॉ इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म है उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। बेसिकली जो भी पंचायत वगैरह बुलानी होती है उनमें जो है उस चीज़ को जो है वो इनिशिएट किया जाता है। जो पहली स्टेज है लॉ एडमिनिस्ट्रेशन की, दैट इज़ द इनिशिएशन स्टेज, जिसके अंदर दो चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, इंटेंशन को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और फिर जो है वो सब लोगों को बुलाया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा कि इसको जो है वो क्या पनिशमेंट दी जाए, ठीक है। इसके अंदर यू कैन गिव द एग्जाम्पल आप दे दीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल कमर्स का एग्जांपल दे दीजिए, ठीक है, कि जो है वो वहाँ पे अगर कोई अडल्ट्री हो रही हो तो अडल्ट्री को जो है वो किस तरह से इनिशिएट किया जाता है, ठीक है। देन द सेकंड स्टेज इज़ द स्टेज ऑफ द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो आपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया था, जिन चीज़ों को आपने ऑर्गेनाइज़ किया था, तो वो चीज़ें जो हैं वो डायरेक्टली काम करना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। पूरा जो सोसाइटी है, जो भी क्राइम हुआ होता है उसकी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ द सोसाइटीज़ इन द न्यू गिनी, या फिर आप जो है वो बुशमैन सोसाइटी का एग्जांपल इसके अंदर दे सकते हैं। देन द थर्ड स्टेज इज़ द एविडेंस स्टेज के अंदर जो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग लेते हैं उसके रिगार्डिंग, उस बंदे के रिगार्डिंग एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं। इट कैन बी विद द हेल्प ऑफ ओथ, इट कैन बी विद द हेल्प ऑफ ऑर्डियल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह से जो एविडेंसेस हैं उनको कलेक्ट किया जाएगा। फिर एविडेंसेस आपको मिल गए हैं, देन यू विल हैव द पनिशमेंट स्टेज। फिर आपके पास जो है वो एक पनिशमेंट की स्टेज आ जाती है। अगेन डिफरेंट काइंड ऑफ पनिशमेंट्स आर देयर, उसके आप एग्जांपल्स जो है इस तरह से दे दीजिएगा। सो बेसिकली इन 4 स्टेप्स के अंदर इसका जो पॉलिटिकल लीगल सिस्टम है उसका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद आप इस चीज़ को कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो बिल्कुल इट इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि उनको आप समझ ही नहीं सकते, उनको आप मॉडर्न लीगल सिस्टम्स के पैमाने पे लेके ही नहीं आ सकते। तो उनके जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं दे आर सिमिलर टू अस एज वेल एज डिफरेंट टू अस, और बहुत तेज़ी से ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन दे हैव बीन चेंजिंग, ठीक है। देन उसके बाद राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बैंड। आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर जाइएगा, ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। बेसिकली बैंड को किस तरह से आपको समझाना है मैं उसके थोड़ा सा जो है वो आपको बता देता हूँ, दैट हाउ लिखना कैसे है, ठीक है। इंट्रो, बॉडी और फिर जो है वो कंक्लूजन। इंट्रो के अंदर बेसिकली आप यही लिखिएगा कि बैंड इट्स अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, और ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू मार्शल साइलेंस ये वहाँ पे पाई जाती है जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो कम होती है। तो मार्शल साइलेंस बेसिकली जो डेमोग्राफी है उसको एक बहुत बड़ा रीज़न मानते हैं कि क्यों बैंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। सो आपके पास जो है यू हैव दिस। अब इन दी बॉडी पार्ट आप अलग अलग चीज़ों के बारे में जो है वो लिखेंगे। पहली जो चीज़ है वो बैंड के रिगार्डिंग जो आप लिखोगे दैट विल बी दी लीडरशिप। जो आपके पास लीडरशिप जो है या फिर जो डिसीज़न मेकिंग है वो किस तरह से होती है, ठीक है। बाकी कंटेंट के अंदर आपको जो है वो बता दिया जाएगा कि लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो है वो किस तरह से होती है। इसका एक एग्जांपल ले लीजिएगा कि बहुत बार जो है वो एक सॉर्सरर को भी बुलाया जाता है, बहुत बार जो एक बहुत ही कैजुअल जो लीडरशिप है वो होती है। डिसीजन मेकिंग जनरली कंसेंसस से जो है वो ले ली जाती है। फिर उसके बाद जो है वो यू शुड राइट कि आपके पास जो है बैंड का जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरह से किया जाता है, हाउ इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड।
इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप अलग अलग चीज़ें लिखेंगे कि आपके पास जो है वो टेक्नोलॉजी कैसे होती है, जो डेमोग्राफी है इसकी वो किस तरह से होती है, डेमोग्राफी या फिर जो डिवीज़न ऑफ लेबर है वो किस तरह से होती है, ठीक है। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो क्या होती है या नहीं होती है, कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होती है, जो आपके पास रीडिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं, इस तरह से चीज़ों को लिखना है। देन उसके बाद लॉ, लीगल मैकेनिज़्म, अगर या लीगल मैकेनिज़्म या फिर सोशल सैंक्शंस, ठीक है, सोशल सैंक्शंस किस तरह से लगाए जाते हैं उसके आप एग्जांपल्स जो है वो लिख दोगे, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू शुड राइट, इस तरह से जो है वो आपको चीज़ों को लिखना है। देन यू शुड कंक्लूड कि ग्लोबलाइजेशन के चलते, मॉडर्नाइजेशन के चलते, इन सारी चीज़ों के चलते जो बैंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे आर वो जो है वो धीरे 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 जो है वो कम होती जा रही हैं, और क्योंकि नई टेक्नोलॉजी जो है वो इनके अंदर आती जा रही है, ठीक है। So this is how you should write. I hope this video it would have added some value in your existing knowledge. Thank you very much.